वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो अंत समय में आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। इसके माध्यम से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छे से अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। तो यह टॉनिक कोर्स के नाम से यह सीरीज आपके लिए शुरू की जा रही है। यह इसका जो है पहला वॉल्यूम है। इसके आगे जो है कंटिन्यू यह वॉल्यूम आते रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए भी आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक मुख्य अयस्क है। ऑप्शन आपके सामने हैं और बताइए। यदि आपको जवाब पता है तो आप कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो आप जो है साथ साथ हमारे रिवाइज करते चलिए, और जो भी इसके साथ साथ हम कहीं कहीं डिस्कस भी करते रहेंगे, जो ज़रूरी हमको लगेगा वो आपको हम बताते चलेंगे। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। इससे जो है ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको जो है बॉक्साइट जो है इसका मुख्य अयस्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। यहाँ देखेंगे अमलगम एक मिश्र धातु है। इनमें एक धातु हमेशा रहता है, क्या? कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अमलगम यदि है कोई मिश्रण या मिश्र धातु, तो उसमें मतलब एक कम से कम 2-3 मिले रहते हैं, तो या 4 भी मिले हो, तो उस 4 में या 3 में एक कम से कम आपका पारा अर्थात मरकरी अवश्य रहेगा, जिसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। जैसे कॉपर प्लस Hg, तो ये भी आपका मिश्रण अमलगम का हो जाएगा। या उसी तरह हो जाए जिंक प्लस Hg लिखा हो, तो ये भी आपका जो मिश्रण है ना, ये अमलगम कहाएगा। यानी कम से कम उसमें Hg अर्थात पारा का होना एकदम ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यहाँ देखिए कौन विद्युत का जो है सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन सामने हैं और आपको बताना है। देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे Ag हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? Ag, चांदी। Ag जो है किसका संकेत है? चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। तो विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक और चालक पदार्थ पूछता है, तो आपका क्या होता है? चांदी होता है, जिसका संकेत Ag है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पीतल है क्या। तो पीतल जो होता है ना, पीतल एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है, जिसमें कई प्रकार के जो है धातु मिलकर बने होते हैं। तो पीतल क्या है? आपका मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सामने हैं और आपको जो है बताना है। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, जोड़ा में पूछ रहा है मनुष्य में कितने जोड़े, पेयर में पूछ रहा है। तो ऐसे जो है मनुष्य में जो है 46 गो जो है 46 गुणसूत्र होता है। पेयर के बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पेयर में पूछा है, अतः आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 जोड़ा में जो है 22 जोड़ा समान गुण वाला होता है, जबकि एक जोड़ा जो है अलग गुण वाला होता है। और इस एक जोड़ा को ही जो है लिंग क्रोमोसोम बोला जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, X और Y। X और Y 2 प्रकार के ये होते हैं लिंग क्रोमोसोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन ए में मटर, बी में चना, सी में सेम है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखेंगे यहाँ से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण पौधे का जो है यूज करते हैं। वो साधारण पौधा क्या था? वो मटर का पौधा था। तो यहाँ मटर याद रखेंगे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया। मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के एक ईसाई मठ में पादरी थे, जिन्होंने वहीं से आनुवांशिकी पर जो है प्रयोग करना शुरू किया। और इसीलिए इसी मतलब गुण के कारण जो है इनको मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन सामने हैं, आपको जो है पता होगा तो बता दीजिए। तो देखिए यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है अफ्रीका, सी में इंडोनेशिया और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा अफ्रीका। तो
तो मनुष्य का जो है उद्भव अर्थात जो है उत्पत्ति अफ्रीका महादेश में माना जाता है, अफ्रीका के जंगलों में। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। तो यहाँ ऑप्शन सामने है आपको। ऑप्शन ए में है नाविक, बी में व्यापारी, सी में पादरी और डी में है कृषक। तो देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के ईसाई मठ में क्या थे, पादरी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है। हमने जस्ट आपको बताया है। तो आनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में ओम और डी में है वाट। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसको जो है ओम नामक वैज्ञानिक ने मतलब इसके क्षेत्र में काम किए थे और वही इसका मतलब खोज किए, अतः उन्हीं के नाम पर जो रखा गया है ओम। आगे हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन है सामने ही और बता देना। काफ़ी एकदम चर्चित क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। जबकि आपको कहे यदि आवेश का एसआई मात्रक तो कूलम हो जाएगा, और विभवांतर का एसआई मात्रक कहेगा तो वोल्ट हो जाएगा। तो ये वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है, एसआई मात्रक। वोल्ट आपको विभवांतर या विद्युत विभव का हो जाएगा। ओम हम आपने जब जस्ट पढ़ा है कि विद्युत प्रतिरोध का ये है, और एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन सामने ही है और आपको बताना है। तो चलिए देखिएगा, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो वाट याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यदि पूछता है विद्युत ऊर्जा के जो है व्यावसायिक मात्रक, तो आप बोलेंगे किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में जो है 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम में, बी में है समानांतर क्रम में, सी बोल रहा है दोनों क्रम में, और डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, ए मीटर को जो है किस क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो याद रखेंगे कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि आपसे वोल्ट मीटर पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर जो है समानांतर हो जाएगा। जबकि यहाँ ए मीटर पूछा है तो ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है, किस दिशा में गमन करती है। तो ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग और चर्चित क्वेश्चन है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। सीधी रेखाओं में, स्ट्रेट लाइन में जो है प्रकाश की किरणें चलती है। निर्वात में प्रकाश के चाल जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसको भी याद रखेंगे सब। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन सामने है और यहाँ ऑप्शन ए में है डायोप्टर, बी में है ल्यूमेन, सी में है लक्स और डी में है एंगस्ट्रम। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक वो आपका डायोप्टर हो जाएगा। काफ़ी चर्चित है। चश्मा जो हम लोग लेते हैं आँख खराब होने की स्थिति में, तो आपको जो पावर दिया था जो 5 डायोप्टर 4 डायोप्टर का जो है वो नोडर जो है आपको चश्मा लिखता है। तो लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। कि ऑप्शन ए में है हवा, बी में है आपका हीरा, और सी में शीशा है और डी में जल है। तो देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे जो ना अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है हीरा का होता है। इसी वजह से हीरा काफ़ी कठोर भी होता है। पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आपका हीरा ही हो जाएगा। और सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का ही होता है। तो याद रखेंगे इसका अपवर्तनांक जो है लगभग में 2.24 होता है। क्या होता है, 2.42 याद रखेंगे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का, सबसे कठोर पदार्थ भी यह है। चलिए आगे देखते हैं। हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का ही रूप है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक
धनात्मक, शून्य या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। देखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण आपका हो गया और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे पोल हो जाता है और यहाँ पे आपका फोकस हो जाता है। तो आपको जानते हैं कि बाईं ओर की दूरियाँ जो है माइनस में होती है और दाईं ओर की दूरियाँ जो है प्लस में होती है। तो बाईं ओर में फोकस पड़ गया अवतल दर्पण में, अतः ये माइनस में हो जाएगी, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं, ये माना कि हमने उत्तल लेंस बनाया और ये उसका प्रधान अक्ष हो गया। तो लेंस में जो है दोनों तरफ फोकस होता है, यहाँ दोनों तरफ जो है फोकस हो गया, क्योंकि किरणें इधर से भी आ सकती है और यहाँ पे कट सकती है, किरणें इधर से भी आकर यहाँ पे कट सकती है, तो दोनों यहाँ पे चांस होता है। अतः लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होता है। तो याद रखेंगे इसको भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जो है यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कारण है कि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, आभासी बनाता है, जिसके और मतलब बड़ा मतलब आवर्धित बनाया, बोल्ड बनाता है ना। तो इस वजह से जो है दाढ़ी बनाने में जो है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ताकि आपका चेहरा जो वहाँ देखे तो खुश हो जाते हैं, आप सैलून में जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। दाढ़ी बनाने वाला जो हजामती दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन सामने है, यहाँ देखेंगे ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हो गया, दर्पण कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल, हम अवतल में यहाँ बात कर रहा था, अवतल में ही समझा देते हैं। तो अवतल का ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे उसका फोकस है और ये फोकस के दुगुनी ही जो वक्रता मतलब त्रिज्या होता है, अर्थात आर जो होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के जो है दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। तो अगर यदि आप एफ के टर्म में सब दिया है तो एफ निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो रिलेशन नंबर आपका सी सही है, एफ बराबर r/2। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो होता है अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाना, सिकुड़ देना। तो ये आपके उत्तल लेंस है, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। यदि इसमें बहुत सारी किरणें यहाँ हम लोग छोड़ते हैं इस पर, तो ये सब किरणें जो है अवतल दर्पण से जो है अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर जो है सब मिलती है। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलती है। तो एक ही बिंदु पर मिलना और अन्य जगहों से आकर एक ही बिंदु पर मिलना, यही गुण जो है आपका क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। अतः उत्तल दर्पण को जो है उत्तल दर्पण बोल रहे हैं, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। जबकि अवतल लेंस कहता तो अपसारी लेंस हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देती है, जबकि उत्तल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देती है, सिकुड़ देती है। तो इसके यही रीजन है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। तो देखिएगा सबसे न्यूनतम जो है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो है किसका होता है, बैगनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, इसको याद रखेंगे। दृश्य मतलब दिखने वाले प्रकाशों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, जबकि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है लाल का होता है। तो सबसे अधिक अगर पूछे, सर्वाधिक पूछे, महत्तम पूछे तो आपका रेड हो जाएगा, जबकि सबसे कम पूछे तो आपका बैगनी हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन आ गया, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना या किस घटना को दर्शाता है। तो देखिएगा तारों का जो टिमटिमाना है वह एक वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होता है। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। सूर्योदय जो है समय से पहले जो है उसका मतलब बड़ा जो छोटा मतलब बड़ा दिखाई देता है, ये सब डूबने के समय उगने के समय। तो ये सब जो भ्रम है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो तारे का टिमटिमाना यहाँ पे आपका वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है, तो आपका अपवर्तन का ही एक हिस्सा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा,
यदि ऑप्शन में वायुमंडलीय अपवर्तन होता तो आप निश्चित रूप से उसको अपना टिक करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सामने पड़ा है, तो देखेंगे यहाँ से तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में जो है इतना मीटर प्रकाश जो है चल सकता है। प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है, ये तो आपको पहले ही बताए हैं हम। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ रहती है? निर्वात में रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही है कि 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, तो दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को, मतलब विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली बना देता है। तो यहाँ देखिएगा, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, यदि आप ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें जो है सौर ऊर्जा कहीं से नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी से बिजली बनाना है। पानी जो है, पानी से जो बिजली बनता है वो मतलब किस ऊर्जा को जो है चेंजिंग करके बनाया जाता है। तो यहाँ सौर ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है। तापीय का मतलब यहाँ पानी गर्म नहीं करना है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो ये आपका जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जल विद्युत संयंत्र में जो है विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है, उसमें किस ऊर्जा, वो कौन ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जिससे जो है बिजली बना ली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है क्या। देखेंगे मोमबत्ती ये है आपका, मोमबत्ती हो गया। तो ये मोमबत्ती जलता है ना जी। मोमबत्ती एक प्रकार का क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल मतलब रसायन है। और रसायन जब जलता है उसमें आग लगाते हैं तो चारों ओर जो है आपको प्रकाश दे देता है। मतलब यह जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन? मोमबत्ती। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है। ऑप्शन सामने है कि अधिक, कम, कि दुगुना, की कोई नहीं। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, यानी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में। ऑप्शन सामने है समानांतर क्रम में, बी में है श्रेणी क्रम में, सी बोलता है कि दोनों क्रम में, डी बोलता है कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यदि मान बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं तो आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। आगे क्वेश्चन आ गया कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किसका उपयोग होता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस प्रिंटिंग होता है, हो गया है, तो आप यह ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा आपका? नरम लोहा हो जाएगा। तो चुंबक बनाने में जो है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। यह एक जो है अस्थाई मतलब चुंबक का गुण होता है, परमानेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो यहाँ हाई टेम्परेचर पर जो है आपका नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इसको याद रखें, बहुत बड़े नाभिक को जो है तोड़ा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन आ गया कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति अर्थात डिवाइस वो कौन है। तो सौर ऊर्जा को डायरेक्ट जो है बिजली के रूप में चेंज करता है वो सौर सेल हो गया। सोलर जिसे बोलते हैं आप लोग, सोलर लगाते हैं ना, सोलर प्लेट जो है उसको सूर्य से बिजली खींच कर जो उसको विद्युत में चेंज करने का काम करती है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सामने पड़ा है, देखिएगा इसमें जो है बड़े बड़े पवन चक्की से जो है बिजली बनाई जाती है चक्की चलाकर। तो यहाँ जो है पवनों का देश जो है डेनमार्क को बोला जाता है। सबसे आगे जो है पवन से बिजली बनाने में डेनमार्क का स्थान आता है। और भारत के जो है तीसरे नंबर पर आता है। तो पवन विद्युत जनित्र में जो है पवन के चाल कम से कम जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही यही VVI क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। यानी घरों में जो हम लोग को बिजली आता है वह जो है कौन सी धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा होती है कि चर दृष्टि धारा या फिर दृष्टि धारा या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा हमारे घरों में जो बिजली आती है वह है जो है अल्टरनेट करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है, जिसका वोल्ट जो है वह 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर जो है वह आती है। इसमें जो है जो लाइन आता है
उसमें दो लाइन होता है, वो 5 एम्पियर के तार होता है, वो 15 एम्पियर का होता है। 5 एम्पियर के तार को घरेलू लाइन, जबकि 15 एम्पियर के वाले को जो है पावर लाइन बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है। तो आप चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे सीरीज़ को एकदम पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए। कोई यहाँ पे किसी प्रकार के बकवास में हम विश्वास नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है बकवास करके आप समय नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, पढ़ाई, तैयारी का ही समय है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट में निश्चित रूप से आप हमको लिखिए, हम आपके कन्फ्यूजन को एकदम क्लियर करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया कि वर्ण विक्षेपण असंभव है, मतलब वर्ण विक्षेपण किसमें संभव नहीं है। ऑप्शन ए में है कांच में, बी में निर्वात में, सी में जल में और डी बोल रहा है फाइबर में। तो वर्ण विक्षेपण की घटना जो है किसमें संभव नहीं है, किसमें असंभव है। तो कांच से जो है प्रकाश जो है पा लेता है, निर्वात तो है ही, जल भी हो जाता है। तो आपको फाइबर राइट आंसर हो जाएगा। फाइबर में जो है वर्ण विक्षेपण की घटना संभव नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। आपतित किरण को मोड़ देता है मतलब ये आपका समझिए, यहाँ से एक मिनट, ये आपके कांच हो गए, क्या हो गए जी, ये समझिए एक प्रकार का कांच है। इसमें जो है कोई प्रकाश किरण आएगी तो अंदर ये तो सघन माध्यम हो गया, ये जो आपका हो गया सघन माध्यम हो गया। अब बाहर जो हवा से है वो तो विरल माध्यम हो गया। तो विरल से सघन में जाती है तो लंब की ओर लंब खींचिएगा, यहाँ पे पॉइंट पर लंब खींचिएगा तो ये जो जा रही है ये क्या हो जाएगी, लंब की ओर मुड़ जाएगी, अर्थात आधार की ओर झुक जाएगी, आधार की ओर झुक जाएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके डी नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो भूलने की जो है संभावनाएं कम हो जाती है। तो जब जो है प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि वही किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो लंब से जो है दूर भागती है, अपने आधार को छोड़कर दूर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो समीकरण दिख रहा है आपको, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है अर्थात रिएक्शन है। तो इसको देखिए और बताइए। देखिएगा यह जो रिएक्शन दिख रहा है आपको, इसमें जिंक के साथ जो है ऑक्सीजन जुटा तो जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जुटना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, चूँकि यह जो है संयोजन अभिक्रिया भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं संयोजन नहीं है, अतः आपको कुछ अलग से सोचना होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन को जुड़वाया है, तो जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस क्रिया को जो ऑक्सीकरण बुलाया जाता है। और ऑक्सीकरण का एक और दूसरा नाम है क्या, उपचयन अभिक्रिया। अर्थात आपके राइट आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की, तो उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम पूछ रहे हैं, रासायनिक सूत्र के यहाँ पे पूछा है। खाने वाला सोडा अर्थात जो है यहाँ पे सोडा जिससे नमकीन बनाया जाता है ना, होटल वोटल में यूज होता है खस्ता बनाने में। तो खाने वाला सोडा जो है आपका, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा NaHCO3। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही याद है, ये सही ऑप्शन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। खाने वाला सोडा, इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। मुँह बाई आ तबे खाई, मुँह बैठिएगा तबे ना खाइएगा जी। अतः खाने वाला सोडा आप इसको याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। तो ऑप्शन सामने दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन एकदम खतरनाक है कि ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में पारा, सी में सोडियम, डी में लोहा। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है ना, वो कौन है। धातु पूछा है, होश में रहिएगा, मेटल, मेटल है तो आपका ये पारा हो जाएगा। वही चीज़ अगर अधातु कहता तो आपका कौन हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। यदि अधातु कहता है कि कौन वह अधातु है जो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में रहती है तो ब्रोमीन हो जाएगी। जबकि वही जो है द्रव अवस्था में रहने वाली धातु के बात है तो पारा अर्थात मरकरी हो जाएगी। मरकरी भी आपको ऑप्शन में लिख सकता है, जिसका संकेत जो है Hg होता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। सोडियम को यह जो है, इसको जो है सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, इसके बारे में पता ही है, और लोहा के से तो आप लोग परिचित है ही। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें जो है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व आखिर कौन है।
देखिएगा शून्य समूह में जो है निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस इनर्ट गैस को रखा गया है और निष्क्रिय गैस का जो हिस्सा इसमें कौन सा दस है तो हीलियम यहाँ पर दिख रहा है। अर्थात जो है शून्य समूह में जो है हीलियम को रखा गया है। हीलियम जो है शून्य समूह का तत्व है। उत्कृष्ट गैसों की संख्या जो है 6 होती है। कौन होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसको भी याद रखेंगे। यह जो शून्य समूह इसको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का कि लिटमस जो है अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? लिटमस अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? ऑप्शन सामने है पीला, ऑप्शन बी में है लाल, सी में गुलाबी, डी में है हरा। तो देखेंगे यहाँ से आप लोग कि लिटमस जब भी अम्लीय विलयन में डालिएगा लिटमस पेपर को तो वह जो है लाल हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो गया लाल। लेकिन वही इसको जो है क्षारीय विलयन में डालिएगा लिटमस को तो ये जो हो जाता है नीला हो जाता है। तो लिटमस जो है अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है जबकि क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन हो जाएगा? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे जिम्मेवार गैस है सबसे अधिक वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके वजह से जो है धरती पर जो है काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या क्या होगी? तो देखिए गंधक जो है सल्फर को बोला जाता है। तो सल्फर की परमाणु संख्या जो है 16 हो जाता है और इसका सूत्र जो होता है यह जो है S8 के रूप में पाया जाता है सल्फर। तो सल्फर का स्ट्रक्चर S8 है, इसका अनुसूत्र हो जाएगा और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है 16 हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है? तो ऑप्शन देखिए और समझिए। देखिएगा अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन मतलब विद्युत का संचालन करने का रीजन यह है कि वह जो है आयनित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में। वह 2 आयन धन आयन और ऋण आयन में जो है अम्ल पानी में टूटता है जिसके वजह से वह विद्युत का चालन कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय अर्थात भस्मीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। तो धातु के बाद कहेगा तो धातु जो होता है क्या होता है? भस्मीय अर्थात क्षारीय होता है। जबकि अधातु कहेगा नॉन मेटल। तो अधातु जितना भी है वो सब जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो अधिकांश अधातु जो होते हैं अम्लीय, उसके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। जबकि धातु अर्थात मेटल के ऑक्साइड कहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको में जो है कन्फ्यूजन फ्री रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार कर ली जाती है? तो ऑप्शन सामने है कॉपर, जिंक, पोटेशियम और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर कॉपर अर्थात तांबा हो जाएगा। तो सोना में तांबा मिलाकर जो है कुछ आभूषण बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। क्या होता है? कैरेट। सोना के जो है शुद्धता के माप कैरेट में की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। यदि कहीं लिखा है 22 कैरेट तो इसका मतलब है कि उसमें 22 भाग सोना है और 2 भाग क्या है? अशुद्धि है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका फार्मूला दिख रहा है सामने, अब आपको बताना है। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे Na2CO3 × 10H2O। कहीं भी यहाँ देखिए कहीं भी वो देखते हैं आप लोग कोई आदमी कपड़ा धोता है तो बहुत ज़्यादा पानी लगभग यूज करता है, दुरुपयोग करता है। वो लगभग कोई 10 बाल्टी से धोता है। तो आप जो है 10 वाला ट्रिक याद रखिए। 10 बाल्टी मतलब कपड़ा धोया। तो धोबिया सोडा जो है धोबन सोडा धोने वाला सोडा का जो फार्मूला हो जाएगा रासायनिक सूत्र ये ही आपका ऑप्शन नंबर ए जिसमें लगा होगा 10H2O। मतलब समझ लिया कि 10 बाल्टी की बात कर रहा है जिसमें कपड़ा धोया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl मतलब क्या बोलते हैं इसको? HCl मतलब हो गया का अनुपात कितना हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये।
तो ऑप्शन सामने है। तो देखिएगा अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी बोला जाता है, उसमें जो है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो जो है 1:3 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। 1:3 अम्लराज यानी एक्वारेजिया में जो है ये 2 अम्ल का जो है रेशियो होता है। यह जो है सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सामने है। तो देखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में माना कि ए और बी मिलकर बना दिया सी और डी, तो जो भाग लिया है ना उसको अभिकारक रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको जो है उत्पाद बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है अभिकारक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही रहेंगे, जबकि जो नए पदार्थ बनते हैं उसको जो है अब उत्पाद बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये हमने आपको पहली सीरीज का जो है हमने आपको पढ़ाया, जिसमें 50 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके आगे है ऐसे ही बहुत सारे VVI क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी कारगर साबित होंगे, आपको जो है हाई स्कोरिंग कराने में। तो जिस भी कैटेगरी के विद्यार्थी हो, जिस भी वैरायटी का औसत विद्यार्थी हो, तेज विद्यार्थी हो, मध्यम हो, उन सब के लिए लाभकारी जो है हम सीरीज लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ हुआ होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, डाउट किसी सब्जेक्ट संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आपको जो आपके समस्या के लिए काम करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।